प्रदेश में यूपी टीईटी के पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में एसटीएफ ने लखनऊ से टीईटी परीक्षा कराने वाले परीक्षा नियामक अधिकारी संजय उपाध्याय को गिरफ्तार किया है। यूपी में बीते रविवार को ही यानी 28 नवंबर को यूपी टीईटी परीक्षा आयोजित की गई थी और लेकिन इसका पेपर लीक हो गया था। ऐसे में परीक्षा रद्द कर दी गई और इस मामले में यूपी एसटीएफ जांच कर रही थी और यूपी में बीते रविवार यानी 28 नवंबर को यूपी टीईटी परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन इसका पेपर लीक हो गया था। ऐसे में परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इस मामले में यूपी, आपको बता दें कि एसटीएफ जांच कर रही थी और इस परीक्षा का आयोजन पीएनपी ने करवाया था। संजय उपाध्याय को परीक्षा नियामक प्राधिकारी भी बनाया गया था और संजय उपाध्याय पर ही इस परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी थी। सरकार ने पेपर लीक होने के मामले को उनकी बड़ी चूक माना था और मुख्यमंत्री निर्देशों पर ही मंगलवार को संजय उपाध्याय को निलंबित किया गया था। यूपी टीईटी पेपर लीक मामले में यूपी एसटीएफ जांच कर रही है और अब इस मामले में 29 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। यह गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से की गई है। 20 से ज्यादा संदिग्ध भी हिरासत में लिए गए हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन इस पूरे कवायद में ही इसके बाद भी साफ नहीं हो पाया है कि आखिर प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा का पेपर कैसे लीक हो गया। सोलवर गैंग को पेपर रविवार रात 12:05 पर ही मिल चुका था। शराबबंदी वाले राज्य बिहार के विधानसभा परिसर में शराब की बोतलें मिलने पर राजनीति हंगामा शुरू कर दिया है और इसके बाद से ही सीएम नीतीश कुमार ने भी सख्त आदेश दे दिए हैं। उन्होंने विधानसभा में कहा कि इस चीज को जो है बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम मुख्य सचिव और डीजीपी को इस पर कार्रवाई करने के लिए कहेंगे। अगर यहाँ शराब की बोतल आई है तो इसका मतलब कोई गड़बड़ जरूर है और उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष पर उन्होंने साफ निशाना साधते हुए कहा कि शराब को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ डालेंगे तो हम नहीं पढ़ेंगे, चिट्ठी जब मिल जाए तब हम पढ़ेंगे। इस पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम खुद देख कर आए हैं कि डिजिटल जमाना है, आपको टैग कर दिया जाता है। तेजस्वी यादव ने विधानसभा परिसर में मिली शराब की बोतल को ट्वीट कर कहा, अद्भुत, बिहार विधानसभा परिसर के अंदर में शराब की बोतलें बरामद। अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है और सीएम के चैम्बर से मात्र चंद कदम की दूरी पर कई ब्रांड की शराब की बोतलें उपलब्ध हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच चालू सत्र में ही विधानसभा में शराब मिल रही है। शेष बिहार की आप बस कल्पना कीजिए, शर्मनाक है। और इसके बाद ही तेजस्वी उस जगह पर गए जहां शराब की बोतलें थी। उन्होंने कहा कि विधानसभा परिसर में शराब की ही शराब यहां अति है और मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री नीतीश जी को अब एक सेकंड भी सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री कल इसी परिसर में एनडीए के विधायकों को संकल्प दिला रहे थे, जो विधायक उनसे शराबबंदी की विफलता पर सवाल उठा रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वही बिहार पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी हाथ में पोस्टर लेकर विरोध जताने में दिखी हुई हैं और पोस्टर में शराब की बोतलें और जहरीली शराब पीने से हुई मौत के बाद बिलखते परिजनों को भी देखा जा सकता है। महाराष्ट्र तट पर एक कम दबाव के क्षेत्र से ही भारत के पश्चिमी तट और उत्तरी महाराष्ट्र और गुजरात में बुधवार से ही बारिश होने की संभावना है। इस तरह दक्षिण थाईलैंड पर कम दबाव और 4 दिसंबर को पूर्वी तट पर ही चक्रवाती तूफान के रूप में ही उभरने की संभावना है। पहले से ही बारिश और बाढ़ से प्रभावित पूर्वी तट पर भी अधिक बारिश होने की भी संभावना है, क्योंकि मंगलवार को दक्षिण थाईलैंड और पड़ोस में कम दबाव बना हुआ है और बुधवार तड़के तक अंडमान सागर में उभरने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में इसके बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग में चक्रवाती तूफान का रूप लेने की आशंका है। उसके बाद से ही इसके उत्तर पश्चिम और की ओर बढ़ने और सघन होने और 4 दिसंबर शनिवार की सुबह उत्तरी आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तटवर्ती क्षेत्रों में भी पहुंचने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि गुजरात और उत्तरी कोंकण में भी भारी बारिश, व्यापक बारिश होने की संभावना है, जबकि हरियाणा, पूर्वी राजस्थान,
और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 और 2 दिसंबर को छिटपुट सी वर्षा होने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ की बात करें तो इसका असर जो है वो राजस्थान के कई इलाकों में आगामी 2 दिन के माध्यम से ही बारिश जो है यहाँ पे देखने का अनुमान है। और मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार ही ये कहा जा रहा है कि अंडमान सागर में आगामी 12 घंटों में कम दबाव के क्षेत्र के बनने की भी संभावना है। साथ ही राज्य में 1 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ के भी सक्रिय होने की संभावना जताई गई है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने मंगलवार को सरकार पर आरोप लगाया कि जातिवादी मानसिकता के कारण ही केंद्र सरकार जातिवादी जनगणना की मांग की अनदेखी कर रही है और उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और उनमें डर पैदा कर रही है। मंगलवार को बसपा के लखनऊ कार्यालय में पार्टी के ओबीसी, मुस्लिम और जाट समाज के मुख्य और मंडल सेक्टर स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक के बाद मायावती ने जातिवार जनगणना का समर्थन करते हुए पत्रकारों से कहा कि ओबीसी समाज की जातिवाद जनगणना कराने की मांग से बसपा पूरी तौर से सहमत है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा जातिवादी मानसिकता के चलते ही नजरअंदाज किया जा रहा है। आपको सुनाते हैं कि क्या बता दें कि क्या कुछ कहा है उन्होंने। कि आज यूपी सहित पूरे देश में अति पिछड़े वर्गों के लोगों को विशेषकर शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों आदि में जो इन्हें आरक्षण संबंधी सुविधाएं मिली हैं, तो ये सब वास्तव में पूरी की पूरी देन देश के करोड़ों दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही है, जिनकी कृपा से ही संविधान में अनुच्छेद 340 के तहत इनको ये सुविधा देने के लिए तब फिर कमीशन बना। लेकिन इस मामले में अति दुख की बात ये भी रही है कि केंद्र में रही आजादी के बाद लंबे अरसे तक केंद्र में रही कांग्रेसी सरकार के समय में ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट आने के बावजूद भी इस पार्टी की सरकार ने इसे लागू नहीं किया था, जिसे फिर बीएसपी ने ही अपने अथक प्रयासों से केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार से लागू करवाया था। और तब फिर जाकर देश में ओबीसी वर्गों के लोगों को दलितों व आदिवासियों की तरह इन्हें भी काफी कुछ ये आरक्षण की सुविधा मिली है, जिससे अब केंद्र व राज्यों की भी जातिवादी सरकारें इनके आरक्षण को आए दिन नए नए नियम व कानून आदि बना के तथा कोर्ट कचहरी आदि का भी सहारा लेकर प्रभावहीन बनाने में लगी है। यही हाल हमें यहाँ इन वर्गों का यूपी में भी देखने के लिए मिल रहा है। इसके साथ साथ पूरे देश में दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ हर स्तर पर हो रही जुल्म जाति भी अभी तक पूरे तौर से बंद नहीं हुई है। इसके अलावा ओबीसी समाज की केंद्र की सरकार से जो इनकी अलग से जातिगत जनगणना कराने की मांग चल रही है, जिससे बीएसपी पूरे तौर से सहमत है, उसे भी अब केंद्र सरकार द्वारा जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर नजरअंदाज किया जा रहा है। आम जनता पर महंगाई की मार बढ़ती ही जा रही है। 1 दिसंबर 2021 को सरकारी तेल कंपनियों ने गैस सिलेंडर के दाम में भी इजाफा कर दिया है। आज से गैस सिलेंडर 100 रुपए महंगा हो गया है। वहीं पिछले महीने ये सिलेंडर 266 रुपए महंगा हो गया था। बता दें कि ये इजाफा सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर पर हुआ है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी रसोई गैस के लिए आपको पुराने वाले रेट ही चुकाने होंगे।
उत्तर प्रदेश के युवाओं का निशुल्क स्मार्टफोन और टैबलेट का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। उम्मीद है कि सरकार इसी महीने के दूसरे सप्ताह से इनका वितरण शुरू करा देगी। इसके लिए डीजी शक्ति नाम से पोर्टल जो है वो बनाया गया है, जिसे जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लॉन्च करेंगे और पोर्टल के माध्यम से ही स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण किया जाएगा और छात्रों को भविष्य में पढ़ाई के लिए कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ही छात्रों को निशुल्क स्मार्टफोन और टैबलेट देने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं और पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगने के बाद कवायद तेज कर दी गई है। अब इसके वितरण के लिए भी प्रक्रिया अंतिम चरण में ही है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया है कि छात्रों को कहीं भी पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है। पंजीकरण से लेकर स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण तक पूरी व्यवस्था निःशुल्क है। छात्रों का डेटा जो है वो कॉलेजों द्वारा विश्वविद्यालय को दिया जा रहा है। विवि छात्रों के डेटा की फीडिंग जो है वो हो रही है और सोमवार तक करीब 27 लाख छात्रों का डेटा पोर्टल पर अपलोड भी कर दिया गया है और शेष अन्य छात्रों के लिए भी डेटा फीडिंग की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की सजा पर सुप्रीम कोर्ट 18 जनवरी को विचार करेगा। माल्या को 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अवमानना का दोषी करार दिया था और कोर्ट ने कहा था कि दोषी का प्रत्यर्पण जो है हो या ना हो, सजा पर फैसले के लिए और इंतजार नहीं किया जा सकता। जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कहा कि दोषी अपने वकील के माध्यम से पक्ष रख सकता है। कोर्ट ने वरिष्ठ वकील जयदीप गुप्ता को मामले में अपनी सहायता के लिए ही एमिकस क्यूरी के नियुक्त किया था। बैंकों के हजारों करोड़ रुपए हजम कर फरार माल्या को सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2017 को ही अवमानना का दोषी ठहराया था। उसे डिएगो डील के $40 मिलियन और अपने बच्चों के विदेशी अकाउंट में ट्रांसफर करने और संपत्ति का सही ब्यौरा न देने के लिए अवमानना का दोषी करार दिया गया था। उसकी पुनर्विचार याचिका भी खारिज की जा चुकी है। इससे पहले 5 अक्टूबर 2020 को ये मामला कोर्ट में आने लगा था और उस दिन ही जजों ने इस बात पर हैरानी जताई थी कि यूके के अदालत में प्रत्यर्पण पर ही कानूनी लड़ाई हार जाने के बाद भी विजय माल्या अब तक वहां कैसे जमा है। जब केंद्र ने वकील ने कोर्ट ने बताया कि भारत सरकार की तरफ से प्रत्यर्पण की सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर लेने के बाद अब यूके में कोई गुप्त कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भारत सरकार को इसमें पक्ष नहीं बनाया गया, इसलिए ये नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा। केंद्र के वकील ने आज भी यही बात कही है।